ये नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव में आज एक बहुत ही अहम इंटरव्यू आपके लिए लेके आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब। और सबसे पहले तो सर आपका बेइंतहा शुक्रिया, आपने इन हालात में वी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला और बहुत नवाजिश आपके वक्त निकालने की। पहले तो ये बताइए कि सर जो आजकल हमने मनाजिर देखे और जो बहरान कश्मीर में हुआ, ये इसका आगाज कैसे हुआ, क्या हुआ, मामला क्या था? गुजारिश ये है कि पिछले चंद सालों से मुख्तलिफ हुकूमतों के मुख्तलिफ अदवार में ये बिजली के टैरिफ के हवाले से ये तशवीश अवाम में पाई जाती रही, और इस हवाले से 2018 से ऑनवर्ड्स तो मुसलसल मुख्तलिफ अवामी इज्तिमात में मुख्तलिफ मकामात पर स्पेसिफिकली पुंछ डिवीजन में ये मुतालबा किया जाता रहा जी कि बिजली के अनराख जो हैं वो दुरुस्त नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे हाइडल पोटेंशियल है, यहाँ पे नीलम जैलन प्रोजेक्ट है, मंगला डैम रेजिंग, तो इसलिए यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में बिल्कुल नॉमिनल किस्म का 300-350 मेगावाट पूरे आज़ाद कश्मीर की जरूरियात हैं। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसके ऊपर आज़ाद कश्मीर के शहरियों को बिजली के इनराफ मुकर्रर करके तो बिजली फराहम की जाए। अच्छा, इसको कुछ माजी की हुकूमतों ने अनअटेंडेड छोड़ा, और आहिस्ता आहिस्ता इस मुतालबे की ग्रेविटी बढ़ती गई। अभी पिछले तकरीबन 2 डेढ़ 2 साल से आटे की सब्सिडी और ये बिजली का इशू ये मिक्स हो गए, और अवामी एक्शन कमेटीज के नाम से मुख्तलिफ ट्रेडर तंजीमों ने एक बॉडी बनाई, और उसके तहत एक चार्टर ऑफ डिमांड गवर्नमेंट को पेश किया। उस पर हमने कैबिनेट की 15 रुकनी कमेटी बनाई, जिसमें तीनों इत्तेहादी जमातें, फॉरवर्ड ब्लॉक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, इनके 15 वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी थी, जिसको फैसल मुमताज राठौर जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो इस कमेटी को हेड कर रहे थे। इस कमेटी ने मैसिव इंगेजमेंट्स की, कई कई घंटे तक इस अवामी एक्शन कमेटी के साथ निगोशिएशंस की, और आखिर एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट का अभी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस चल रहा था, तो एक्शन कमेटी की जानिब से ये लॉन्ग मार्च और हड़ताल की कॉल्स आ गई। अब इसमें बेसिक प्रॉब्लम ये है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ऑन आर ऑन ऑन ओन सोर्सेज, सॉरी टू से, वो नहीं कर पाती थी, क्योंकि ये फेडरल सब्जेक्ट्स हैं। बेसिकली जो पावर प्रोड्यूस होती है वो एनटीडीसी के जरिए सेंट्रल पावर परचेज कंपनी में चली जाती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। वो फिर मुख्तलिफ डिस्कोस के तहत ये बिजली पाकिस्तान में भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, और आज़ाद कश्मीर में चावल इलेक्ट्रिकल सप्लाई कॉरपोरेशन इस्लामाबाद वाली जो सप्लाई कंपनी, और गेपको जो गुजरांवाला इलेक्ट्रिकल सप्लाई कॉरपोरेशन कंपनी है, इन तीनों कंपनीज के तहत आज़ाद कश्मीर को बल्क रेट, जो कि 31 रुपये पर यूनिट है, ऑलमोस्ट ये वापटा टाउन का रेट था, बैरिया टाउन का, सॉरी, वो जो उनके रेट्स थे उसी रेट्स के मुताबिक वो हमें चार्ज करते थे। अगर जो वो बिल भेजते थे चार्ज, तो पैसे तो ना आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कभी इस रेट पे दिए हैं। हम जो पैसे जमा कराते थे वो 2 रुपये 49 पैसे थे। ये तनाज़ा पिछले 20-22 साल से चलता आ रहा है कि जी फाइनल रेट्स क्या हैं। उसमें आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के वाटर यूज चार्जेस का इशू था, जीएसटी का इशू था जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे थी, तो ये मिला जुला प्रोग्राम चल रहा था। अब पिछले चंद रोज कबल जब ये सूरत हाल बनी, तो शायद आपको याद हो कि 7-8 माह से इसकी ग्रेविटी को फील किया जा रहा था। इसलिए मैंने पाकिस्तान की सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसको मेरा ख्याल है 8 माह कबल की ये बात है, 6 माह की, मैं वहाँ स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर इन्वाइट किया गया, और मिस्टर सलीम मांडेवाला, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो चेयर कर रहे थे, उन्होंने बड़ा वक्त दिया, बड़े हमदर्दाना गौर किया। उस पर भी हमने अपना ये मौक़िफ़ रखा कि सर ये इशू है और इस इशू को एड्रेस किया जाना चाहिए। उसके बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट आई, तो जनाब नौरुल हक काकर साहब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, उनके फॉरेन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस शायद जी, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अनवर अली हैदर। उनकी सरबराही में एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मेरे मिनिस्टर्स थे, सेक्रेटरीज थे, मैं भी उसमें शामिल होता रहा।
और पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज थी और रेलिवेंट डिवीजन्स थे, और हेडेड बाय वो ज्वाइंट जो थी वो, तो ये सारी कमेटी हेडेड बाय मिस्टर अनवर अली हैदर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड। उन्होंने अनथक कोशिश की। जनरल साहब को मैं इस मौके पर डेफिनेटली खराज तहसीन पेश करूंगा कि जो हमारे 70 साल के मसाइल थे आईनी हवाले से, जिसमें हमारे कश्मीर काउंसिल के बिलियन ऑफ रुपीज के इशूज थे, पीटीए का कोई 9 अरब का लाइसेंस फीस पड़ी हुई थी, बेतहाशा ऐसे मामला जो रियासत पाकिस्तान ने, वाक़ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत ने, बैक्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट, वो उन्होंने वो मामला हल किया, जिससे थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टैरिफ और सब्सिडी जो है ये किसी तरफ तय ना हो पाई। सर, तो एक अभी एक लोगों का ख्याल ये भी है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को सही तरीके से असेस नहीं किया, सूरत हाल की नज़ाकत को सही तरह समझा नहीं, जिसकी वजह से मामला इतने खराब हो गए। अच्छा, ये एक आर्गुमेंट है जो इस हुकूमत के नाक़िद देते हैं। लेकिन देखिए ना, अगर तो इस ग्रेविटी को असेस ना किया होता तो 6 माह पहले प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर से, आपकी सबसे ऑगस्ट बॉडी है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, उसमें ये बात क्यों करता? पाकिस्तान का कोई एक ऐसा टॉक शो नहीं है जिस पर मैंने ये बात नहीं की। मुझे याद पड़ता है रऊफ क्लासा साहब का वीलॉग देख लें, उस पर डेट भी चेक कर लें। मैंने तो ब्लैक एंड व्हाइट में पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स को इन राइटिंग दिया कि ये टैरिफ का इशू एक इशू है, इसको कबल वक्त रिजॉल्व करना चाहिए। ये ग्रेविटी इसकी अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, और बढ़ इसलिए रही है कि मंगला डैम 2 दफा रेज हुआ, एक दफा बना एक दफा रेज हुआ, लोग डिस्प्लेस हुए। अभी रिठुआ रयाम पुल पिछले 23 साल से, वो मेरी गवर्नमेंट को तो बने अभी 1 साल हुआ है, तो 23 साल से वो सिर्फ 180 मीटर स्पैन नहीं बन सका। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। तो लोगों में एंगर है, डिप्रेशन है कि देखे ना, बना तो एक दफा कंसेंसस के साथ कालाबाग भी नहीं बन सका। तो आजाद कश्मीर में तो नीलम झेलम बना, और आजाद कश्मीर के लोग तो पाकिस्तान से इश्क में इस कदर वो आगे गए हैं कि नीलम झेलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट ने पिछले 1 साल से बिजली प्रोड्यूस करनी शुरू की हुई है। और आप हैरान होंगे इस बात पे कि कोई बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं है, कोई वाटर यूज चार्जेस नहीं है। तो हमारा चूंकि अकीदा, हमारे आबा अजदाद का अकीदा ही नजरिया ला के पाकिस्तान से मशरूत है, तो हम तो इसके अलावा सोचते नहीं है कि रोशन पाकिस्तान है तो सब कुछ है। ठीक है सर। अच्छा, एक बात, दूसरा, अब जरा वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। एक अब इस सूरत हाल को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक जी सूरत हाल पैदा हुई, आम लोगों को यही, व्यूअर को पता चला, अब दुनिया को यही नजर आई कि बिजली के बिलों में, आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। उसकी वजह से लोगों ने एहतजाज किया, एहतजाज बढ़ता गया, मैसिव लेवल पर हो गया, और फिर इतना बड़ा कि हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। अब जब मुजाहिरीन के मुतालबात तस्लीम किए गए, तो क्या इससे हुकूमत की कमजोरी का तासुर नहीं उभरा? देखिए, गुजारिश सुनिए, अगर तो इगोइस्टिक अप्रोच है ना आपकी, या ना की जिद है, तो फिर तो आप ये कहने में हक बजाने में। अगर वो अवामी मुतालबात आपने माने हैं कि जिनके बारे में आजाद कश्मीर हुकूमत, वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर, उसकी 3 इत्तेहादी हुकूमत, 3 पार्टियों की हुकूमत, वो पिछले 1 साल से मुख्तलिफ फोरम पर ये कह रहे हैं कि ये मुतालबात जो हैं, इनसे, इनकी हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है, और इनको एड्रेस किया जाना चाहिए और बर वक्त किया जाना चाहिए। मेरी हुकूमत की सुबकी तो तब होती ना कि मैं हुकूमत ये मुतालबात को मुस्तरद कर चुकी होती है 1 साल कबल, और ये मुतालबात मेरी हुकूमत में पैदा होते। ये जो आपको मैं बताता चलूं कि अ, मंगला डैम की जो अपरेजिंग है, ये किस्सा दूसरी दफा शुरू हुआ। 1967 में ये डैम बना, और 2003 में दोबारा अपरेजिंग हुई। तो उस वक्त तो मेरी हुकूमत का ताल्लुक ही कोई नहीं था, मैं असेंबली का मेंबर भी नहीं था जब से ये इशू रेज होने शुरू हुए टैरिफ के। और फिर मुजफ्फराबाद में नीलम झेलम का काम शुरू हुआ 2005-6 में, 4 में ये इसके एमओयू साइन होने शुरू हुए। तो इसके इसके तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर ने, जो उस वक्त की हुकूमतें थी, उन्होंने एनवायरमेंटल एनओसीज दिए तो ये बने, और वो एग्रीमेंट ना करवा सके। तो ये इश्यूज तो बने, तकरीबन 15-16 साल हो चुके हैं। नहीं सर, हाँ, मैंने इनको ये एड्रेस ये जरूर किया, ये काम की। ये तासुर तो दुनिया में गया, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि जत्थों से हुकूमत, लोग सड़कों पे निकले, का पुलिस वालों को मारा, वर्दियां फाड़ दी, उन्हें पहाड़ियों से नीचे फेंका, और हुकूमत उससे ब्लैकमेल हो गई। ये तासुर तो उभरा ना, आप इसे डिनाई करते हैं। मेरी गुजारिश सुनिए,
ये तासुर एक हद तक तो दुरुस्त है कि जिन्होंने लॉलेसनेस की, उनका तो चलें देखें, जो कानून का रास्ता कल है को वो ये फिर उधर। निकलेंगे किसी और इशू पे। देखिए, अब गुजारिश क्या है कि आपको फर्क करना है कि जनमन अवामी डिमांड्स में और हुकूमत को यरगमाल बनाने की कैफियत में। ये हम्म दो डिफरेंट ऑप्शन हैं। हम्म अगर ये अवामी दबाव जो है ऐसे मुतालबात लेकर निकलता कि जिनकी कोई हकीकत ना होती, तो फिर एक बिल्कुल डिफरेंट सूरत हाल थी। लेकिन जब कश्मीर चूंकि हसास खिता है, देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फर्क क्या है कि ये दोनों जो थे ना, जो मामला जिनके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ फेडरल गवर्नमेंट का, स्टेक होल्डर्स का, पाकिस्तान के स्टैब्लिशमेंट का, आर्मी चीफ का, प्राइम मिनिस्टर सदर पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का। ये पैसे तो उन्होंने दिए, वो कहते हम नहीं देते, तो जत्थे बैठे रहते या और कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटेरियोरेट होती। अब गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर से मतलब ये दोनों डिमांड्स नहीं थी। अच्छा, फिर मेरी हुकूमत की नाकामी तो उस वक्त होती कि जब वो निकलते साथ ही ये कहते कि जी हम हुकूमत की बैड गवर्नेंस है जी, हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है जी, वजीर आजम उसकी हुकूमत इस्तीफा दे। आपने ऐसा मुतालबा सुना? नहीं सुना। अनफॉर्चुनेटली एक नाखुशगवार वाकया हुआ। इस तरह की गुफ्तगू तो किसी ने जनाजों पे भी नहीं की, क्योंकि लोग बाशऊर हैं, वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने आखिरी हद तक कोशिश की कि मामलात को बर वक्त देख लिया जाए। लेकिन सर और एक सवाल तो उठा कि आपकी काबीना का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, 40 वुज़रा बहुत ज्यादा है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हुकूमत के बहुत ज्यादा है, 332 अरब रुपए का बजट है शायद, उसमें से 182 अरब शायद नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में जा रही, जो कि बहुत ज्यादा। लेट मी रिस्पॉन्ड, इसको जरा हौसले से सुनिएगा। प्लीज डू। देखिए, ये सवाल उठा ना, मफरूजे पर किसी उठने वाले सवाल को तो फिर हकीकत से रिस्पॉन्ड किया जा सकता है ना। प्लीज। मेरी हुकूमत का 332 अरब का बजट नहीं है, 232 अरब का बजट दो है। सौ बत्तीस का, सॉरी, आई करेक्ट माई, जिसमें से मेरी गलती है ये। जिसमें 40 अरब जो है वो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है। हम्म। तो पीछे क्या बचा? माइनस कीजिए 190 अरब। जी। ठीक। जी। अब जो 190 अरब है, उसमें से तनख्वाहें और पेंशन 1.5 लाख मुलाजमीन की, वो ऑलमोस्ट 100 अरब के करीब है, शायद उससे ऊपर होंगी। ठीक। जो जो गुजरा की तादाद है, ये आजाद कश्मीर की तारीख की मुख्तसर तरीन कबीना है। आपकी इतला के लिए, यहाँ 110 से ऊपर एडवाइजर्स रहे हैं, और यहाँ तकरीबन माजी की रवायत है कि सारे वजीर होते थे। अभी इस वक्त आजाद कश्मीर हुकूमत का ये दुनिया में सबसे ज्यादा ऑस्टेरिटी वाली हुकूमत है, जिसका प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा पिछले 25 साल में सप्लीमेंट्री ग्रांट की बजाय 50% सरेंडर कर दिया गया है। एंड सेम इज द केस विद कैबिनेट। और 10 अरब रुपया बचा के हुकूमत ने अपने गैर तरक्याती अखराजात को कंट्रोल करके इतना स्क्वीज कर दिया मैंने कि उस 10 अरब से मैंने सोशल प्रोटेक्शन फंड कायम किया है, जिससे कम उस एंडोमेंट फंड से हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है पाकिस्तान के जो ट्रेजरी बिल्स हैं उसमें, थ्रू बैंक ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। और जो प्रॉफिट होगा उससे पर मंथ आजाद कश्मीर में हमने 5 तबकात को आइडेंटिफाई किया है, जिनमें विडोज, जिनमें डाइवोर्सेस, जिनमें ऑर्फेन्स, जिनमें ट्रांसजेंडर्स, जिसमें स्पेशल पीपल, और जिसमें ओल्ड सिटीजन हैं। इन सबको एक माकूल खतीर रकम उनके घर के दरवाजे पर बगैर किसी लाइन में खड़े हुए किसी की इज्जत नफ्स मजरू हुए अदा की जाएगी। तो ऑस्टेरिटी का तो ये आलम है। हाँ, प्रोपोगंडा जो है वो जरूर हो सकता है, लेकिन बजट अब तकमील के मराइल में अभी आप देखेंगे कि मैं 1 साल की कारकर्दगी अपनी पेश कर दूंगा। हमने पहली दफा आजाद कश्मीर में शफाफियत का ये आलम है मोहतरम के 19 अरब के करीब, सॉरी 16 अरब के करीब तो हमने सिर्फ शराब में खर्चा किया, ये ई टेंडरिंग की, और ई टेंडरिंग के नतीजे में 3 अरब की सेविंग की। और 16 अरब खर्च करने के बाद कोई मेरी हुकूमत पर 16 रुपए की बदयांती का इल्जाम भी नहीं लगा सका। आजाद कश्मीर में 600 अरब की टैक्स एवेजन हो रही थी, सिगरेट्स में, सिगरेट माफियाज में, टिम्बर माफियाज में, टी माफियाज में, अब उसके अलावा वीट माफिया। ये ऐसे माफियाज थे कि जो पाकिस्तान के कौमी खजाने को दीमक की तरह चाट रहे थे। जब सही। हमने इनको हैंड ऑन लिया, तो थोड़ी सी जो आपके ये सारे माफियाज काम कैसे करते हैं, इनके पीछे किसका सिग्नेचर होता है? सही। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स। नहीं तो सही। अदरवाइज तो ये कब के क्रश कर दिए जाते। इसमें पाकिस्तान, क्रेडिट गोज टू द वन एंड ओनली मैन के इंटरिम गवर्नमेंट में आर्मी चीफ की ये डायरेक्शन थी कि जी इनलीगल स्पेक्ट्रम जो है वो चारों सूबों को भी
और आजाद कश्मीर हुकूमत को भी क्या कहा जी कि ऐसे तमाम इकदाम को बंद करें जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है आगे ही वो मुश्किल हालत में है, उसको उस इकोनॉमी को हमने सबने मिलकर बूस्ट करना है। और हम तो नजरियाती तौर पर आगे पाकिस्तान के नजरियाती दाई हैं, तो हमने वो वन गो में जो 70 साल का गन था उसको साफ किया। उसमें भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की बेचैनी बढ़ी, उन्होंने इस हुकूमत की वो गड्ढे खोदे, मुर्दे खोदे, लेकिन होता तो वही है जो अल्लाह पाक की जात चाहती है। तो एक नाखुशगवार वाकये के साथ मैं जरूर कहूंगा कि वो हुआ, उसकी भी वजूहत का तयन किया जा रहा है। इस पूरी तहरीक को इंतहाई कंट्रोल्ड तरीके से अमन अमान को खराब किए बगैर हमने ये कोशिश की कि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए। और क्योंकि इसमें रियासत के अवाम की अक्सरियत अगर सस्ती बिजली और सस्ता आटा मांग रही थी, तो इसको जबर की बुनियाद पर या इसको रियासती अपना आप समझ के इंतजामी उसके जरिए हथकंडों के जरिए अगर मैं इसको रोकने की कोशिश करता तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती। मैं क्योंकि सियासी कारकुन हूं, जितनी रूम एंड स्पेस दी जा सकती थी उतनी दी गई, और जब ये समझा गया कि अब अनारकी हो रही है तो उसका जो, और वो सारे नहीं थे उसमें, जो अवामी एक्शन कमेटी के लोग थे, होशमंद लोग थे, उन्होंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी की। लेकिन जब वो 5-7 हजार का जूम बन गया तो वो फिर उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स भी आ गए, और उसमें एक क्लियर सिग्नेचर आ रहा था चंद दिन से हिंदुस्तान की जानब से उनके जो, अब दो बातें मैं कहूंगा कि अगर आप उस अजीत डुगल जो है डुगल डॉक्ट्रिन उसको पढ़ें और उसको मिला के पढ़ें, राजनाथ सिंह जो उनका वजीर दफा है जो उसके बयान थे उनसे मिला के पढ़ें, तो इस अनरेस्ट के पीछे एक क्लियर हिडन एजेंडा था। और फिर जो सोशल मीडिया बाहर से ऑपरेट हो रहा था, यूरोप से और कनाडा से, उसमें ऐसी फेक न्यूज चलाई जा रही थी जी कि 17 बंदूक की हलाकतें हो गई जी, डडियाल में बच्चियों को शहीद कर दिया गया। तो फिर आपको पता है कि सोशल मीडिया की प्राइस तो पाकिस्तान में भी हम पे कर रहे लेकिन हैं। सर एक मिनट, इफ यू अलाउ मी टू इंटरप्ट यू, एक साइड पे आप ये कह रहे हैं कि मुतालबात जन बनते हैं, एक साइड पे आप ये क्रेडिट ले रहे हैं कि आपकी हुकूमत ने ये मुतालबात मान लिए तो बहुत अच्छा काम किया, ये मुतालबात मान लेने चाहिए। दूसरी साइड पे आप ये कह रहे हैं कि इसमें बैरूनी मदाखलत थी, इंडियन एजेंट थे, इंडियन सोशल मीडिया था। क्या ये बातें आपस में कंट्राडिक्टिंग नहीं है? ये बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है। उसकी मैं वजाहत कर देता हूँ ना, कि जब हजूम चलता है तो जो इस तरह के नॉन स्टेट जो टाइप जो होती है ना आपके, जो तंजीमें होती हैं, ये तो किसी सियासी जमात के पास भी ये डिसिप्लिन नहीं होता कि वो 1 लाख का मजमा लेके चले तो मजमा जो है अपने लीडर के कंट्रोल में रहेगा। तो यहाँ तो मजमे की कैफियत छोटी थी, लेकिन उसमें मुख्तलिफ ट्रेडर्स थे, मुख्तलिफ इलाकों के लोग थे, मुख्तलिफ कबीलों के लोग थे, और उसमें इंटरवीन करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करना दुश्मन के लिए कोई मसला ही नहीं था। ये तो बड़ी क्लियर बात है कि इतने हजूम को, ये कोई डिसिप्लिन आदमी तो नहीं आ रही थी कि उसने एक चेन ऑफ कमांड के तहत वो अपनी डिसिप्लिन को कायम रखना था। ये अनारकी तो दुश्मन का जो अजायम थे उनके घर तो इस वक्त सफे मातम बिछा हुआ है कि आजाद कश्मीर में जिस लेवल की अनारकी वो करना चाह रहे थे वो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स ने बड़ी दानिशमंदी से और होशमंदी से अवॉइड कर दी, अच्छा डाइवर्ट सर, हो गई। सोशल और मीडिया पर। फिनिश के 2-3 दिन के दौरान डेफिनेटली। अच्छा, फिर मैं आपको एक और बात करूं जी प्लीज। कि जिस लेवल की हाइप सोशल मीडिया पे क्रिएट की गई, फिजिकली इट वाज नॉट देयर। अब जो आपने ये देखा कि जो पाकिस्तान में वाकयात हुए 9 मई को, वो किस तरह दिखाए गए, वो उसमें तबाही और बर्बादी का लेवल क्या था, उसमें भी फोर्सेस के इल्जाम लगाए गए कि इन्होंने ये हो गया वो हो गया। अब सवाल ये है कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि जब ये एग्रीमेंट हो गया तो इस एग्रीमेंट के जो जिम्मेदार थे, जो अवामी एक्शन कमेटी के दोस्त थे, उनको ये कोशिश करनी चाहिए थी कि धीर कोर्ट से आगे ये प्रोसेशन ना आता। वो अनफॉर्चुनेटली बर वक्त फैसला ना कर पाए कि वहां पे फेडरेशन के नुमाइंदों ने वो मुज़ाकरात उनसे कामयाबी से हल कर लिए थे। अब जब ये वो जश्न मनाने आए मुजफ्फराबाद कि जी चल के वहां अनाउंस करते हैं, तो उस वक्त एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जब, जो कि मुज़ाकराती अमल से कबल था। ये किसी पुलिस के नतीजे में, पुलिस की किसी कार्रवाई के नतीजे में या मुजाहिदीन से टकराव के नतीजे में नहीं हुआ। ये एक बिल्कुल डिफरेंट इसका एंगल है। इस पर भी देखने की चीज है, जिम्मेदार लोग देख रहे हैं इसको कि क्या हुआ। लेकिन जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स थी उनको इस जो अवामी एहतजाज था, इसमें जो अनार्किस्ट एलिमेंट्स थे, जो जो इसमें बैरून मुल्क से शरारत करने की कोशिश की गई, जो हमारा दुश्मन एजेंसियां हैं उन्होंने जो इसमें इंटरवीन करने की कोशिश की, उसको हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, हमारी एजेंसीज ने इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया
कि मैं समझता हूं कि जो दुश्मन के अजायम थे, जो वो चाह रहे थे, जो आप सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा देख रहे थे कि हिंदुस्तान ये करे, हिंदुस्तान वो करे, तो वो सारा डाई डाउन हो गया। और अगर आप देखते हैं कि ये इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है, तो अभी तक नजर आ रहा होता ना, ये जो अच्छा आपने सर, समझा। आप सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं भाई, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे आपके हवाले से एक बयान चल रहा है और आप कह रहे हैं कि बहुत सी फेक खबरें चल रही हैं, तो यहाँ पे मैंने मुनासिब समझा कि आपसे पूछ लूँ। और ये एक बड़ी मारूफ वेबसाइट पे चल रहा है और उसमें आपके हवाले से लिखा है कि हमने कश्मीर में रेंजर्स को तलब नहीं किया, हमें नहीं पता इस्लामाबाद से रेंजर्स को किसके हुक्म पर भेजा गया, ना ही हमने मोबाइल फ़ोन को बंद किया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, क्या ये आपका बयान है, क्या ये आपके अल्फाज हैं? जिसको आप मरूफ कह रहे हैं ना वेबसाइट, इसका नाम भी ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ, siyaset.com, riyasatsiyaset.com। अब सियासत। देखें, ये ये जरा पीछे चले जाएं इस .com पे, इस साइट पर। हम्म। ये वो जहर उगल रहे हैं कि जो 5th जनरेशन वॉर है, आपकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड। आपने इसका एक बयान पढ़ा है, ये तो कौमी सलामती की धज्जियां बखेर रहे हैं ये इस तरह की वेबसाइट्स। तो इनको तो चेक करना अशद जरूरी है। और सही। आज मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि आपकी तमाम नेशनल चैनल्स ने उसको दिखाया, मैंने एक एक सवाल का बड़ा लेबोरेट जवाब दिया है। और मुझ में एक अच्छी बुरी आदत है, वो सारी आजाद कश्मीर हुकूमत जानती है, पाकिस्तान के जो जिम्मेदार दोस्त हैं जानते हैं, कि मैंने जिस चीज की ओनरशिप लेनी होती है डंके की चोट पे लेता हूँ, और जिसको डिनाई करता हूँ उसको सरेआम डिनाई कर देता हूँ। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब दीजिए कि अब एक मुआहिदा हो गया, एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, सारी दुनिया में ये विजुअल चल रहे, अब इसके बाद क्या हुआ? हुकूमत मजबूत हुई, सियासतदान मजबूत हुए, एहतजाज करने वाले मजबूत हुए, जत्थे मजबूत हुए, आउटकम क्या हुआ इस सारे वाकये का? ये इसको ये तो एक तो ये आपका एंगल है ना सवाल पूछने का। नहीं, इसका अगर मैंने मैं पोलाइट, एंगल सिर्फ आपने 10 बताना है सेकंड, कि सर एंगल क्या है। मैं आपके सवाल का एहतराम करते हुए मुझे जवाब का हक दें, जी जी तो प्लीज। मैं इसका बड़ा मैं इसका जवाब इस तरह देना चाहूंगा आपको, इसको इस तरह रिस्पॉन्ड करूंगा कि देखिए, जब रियासत के शहरी अगर किसी जायज मुतालबे पर कामयाब भी हो जाते हैं, जिस पर उस रियासत की पार्लियामेंट की अक्सरियत और हुकूमत का यकीन है, तो इसको किसी की नाकामी या कामयाबी से तबदील नहीं किया जा सकता। ये तो आप यूं समझिए कि मैं इसको आपको और कैटेगोरिकली एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर ये मुतालबा मकबूजा कश्मीर के अवाम हिंदुस्तान की हुकूमत से करती, तो वहां क्या होता? वहां गोलियां चलती, माएं बहनें बेटियां अगवा होती, वहां नौजवान लापता हो जाते, नस्ल मिटा दी जाती। वहां तो ये आलम है मोहतरम के ईद की नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं है। मुतालबात कहां से मानने हैं? मैंने तो आज डंके की चोट पे कहा है कि मोदी क्या उसका वालिद भी कब्र से निकल के आ जाए, मैं चैलेंज करता हूं मकबूजा कश्मीर की अवाम को इस रेट पे आटा और वो दे के दिखाए बिजली। देखें, ये तो कश्मीरियों का दावा है किससे? अपने बड़े भाई पाकिस्तान से। और पाकिस्तान ने ये रेसिप वन वे नहीं है कि सिर्फ हमारी मोहब्बत है। हमें कभी भी पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने, वफाक पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मायूस नहीं किया, कभी भी। मेरी उम्र 54 साल हो चली है, मेरे वालिद ने 66 साल आजाद कश्मीर की सियासी कारकुन के तौर पर काम किया है, सीनियर मिनिस्टर की हैसियत से वो रिटायर हुए हैं। एक लम्हा मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं आया कि जब मुझे ये यकीन हुआ हो कि पाकिस्तान की किसी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, किसी हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से, अवाम पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को डिच किया गया हो। अगर बीच में कोई एक आध बुरा वक्त आया भी है बुरे ख्वाब की तरह, तो उसको चंद लम्हों में, चंद सालों में उसको डिनाई करके फिर असल हकीकत को बयान कर दिया गया। आज मुझसे किसी ने पूछा कि जी ये सूबा बनाने की साजिश हो रही है या क्या हो रहा है, उसको मैंने स्ट्रेट डिनाइल किया और उसका हवाला मैंने दिया चीफ के स्टेटमेंट्स को, कि आर्मी चीफ ने जब आपके साथ ही ककूल में तकरीर की, वो सारी दुनिया ने नहीं सुनी। मुख्तलिफ मौके पे वो जो कश्मीर के बारे में उनका जो अज़म है, जो हौसला है, उसके बावजूद अगर कोई अहम खाना बात करता है, तो उसको फिर हमें सख्ती से मुस्तरद करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है ये सर, इसका जवाब है। बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा सर, सोशल मीडिया के हवाले से, फेक न्यूज़ के हवाले से कुछ बातों की तस्दीक कर दीजिए। एक तो मुख्तलिफ किस्म की इत्तलात चल रही हैं कि इन हंगामों में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ खबरें दे रहे हैं कि इतने लोगों की हलाकत हुई। आप चूंकि ज़ाहिर है टॉप पे बैठे हैं, आप दुरुस्त नंबर बता सकते हैं। दूसरा, जो सरकारी एहलकार जिनकी हलाकत हुई इन हंगामों में, पुरतशद्दुद हंगामों में, उनको हलाक करने वालों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? दोनों बातों के जवाब दे दीजिए सर।
एक तो गुजारिश ये है कि एक मेरा सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ, उसके शहादत इंतहाई काबिल अफसोस है। उस पर 302 का पर्चा दर्ज हुआ, मुल्जमान की गिरफ्तारी का अमल जारी है। 3 जो मेरे जवान थे उन्होंने अपना लोग दिया, वो भी एक नाखुशगवार वाक़े के नतीजे में अपनी जान से गए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। वो हमारे बच्चे थे, उनकी अपना दुनिया से जाने पे मुझे शदीद दुख है, उन जानों के ज़िया पे मुझे शदीद दुख है। इसके अलावा 3 सिविलियंस एंड 1 सब इंस्पेक्टर, नोबडी डाइड। हम्म। 200 के करीब पुलिस मुलाजिम जख्मी हुए, जिनमें से 34 जो हैं वो ग्रीवियस इंजरीज हैं। हुकूमत उनके इलाज मुआवजे का पूरा एहतमाम कर रही है। बाकी जो शहरी भी चंद जो हैं वो ये आखिरी दिन के इंसिडेंट में कुछ शहरी उनको भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो भी गवर्नमेंट उनकी देखभाल कर रही है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये सारा वाकया मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद हुआ। मुज़ाकरात की कामयाबी से कबल जो ये एहतजाजी तहरीक थी, ये जब मीरपुर से शुरू की गई तो इसमें चंद शरारतपसंद अनासर दाखिल हुए और उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर को शूट कर दिया। इसके बाद इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ कि पुलिस की तरफ से या सिविल आर्म फोर्सेस की तरफ से। और सिविल, मैं एक बात और वादे करता चलूं क्योंकि आपने पूछा, सिविल आर्म फोर्सेस जो थी वो रियासत के अवाम के अमन मान को बहाल करने के लिए तो एक लम्हे के लिए भी तलब नहीं की गई। वो तो जब बशाम का वाकया हुआ तो 3 माह कबल मकतूब लिखा गया फेडरल गवर्नमेंट को कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन हैं, यहाँ पे नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, पतरीन प्रोजेक्ट है, जागराम हाइड्रो प्रोजेक्ट है, मंगला प्रोजेक्ट है, गुलपुर प्रोजेक्ट है, जिसपे चाइनीज, कोरियंस और भी गैर मुल्की इंजीनियर्स हैं, वो काम कर रहे हैं। तो इनकी अब चूंकि दुश्मन जो है उसकी मौत है रोशन पाकिस्तान, वो इन इंस्टॉलेशंस को सबोटाज करने की कोशिश करेगा। तो हमें यहाँ पर थ्रेट अलर्ट नजर आ रहा है, इसके लिए हमें सेमी आर्म फोर्सेस दी जाए, वो उन स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस पर डिप्लॉयड हैं। ये जो था प्रोपोगेंडा, इंतहाई जहरीला और मनफी प्रोपोगेंडा कि खुदा ना खास्ता सेमी आर्म फोर्सेस को आजाद कश्मीर के वहां पर इस्तेमाल करने के लिए बुलाया जा रहा है, ये इस प्रोपोगेंडे के जिम्मेदारान का तयन भी करेंगे, उनके साथ सख्ती से निपटेंगे भी। यही फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है आजाद कश्मीर में और एज कंपेयर टू मकबूजा कश्मीर, कि वहां पे तो इंसानी जान की कोई हुर्मत नहीं है, इज्जत की कोई हुर्मत नहीं है। यहाँ पे तो अल्लाह की रहमत है कि आजाद कश्मीर के आइन में जो बुनियादी इंसानी हकूक दर्ज हैं, उन बुनियादी इंसानी हकूक को किसी सूरत यहाँ पर माल होने का कोई अंदेशा नहीं है। सही। अवाम के मुंतखब इत्तेहादी हुकूमत है जो अपना काम कर रही है। सही। 2-3 सर अब आखिर में मुख्तसर सवाल। पहली बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने 23 अरब रुपए की एक पैकेज का ऐलान किया है। क्या ये कश्मीरियों के मसाइल का मुस्तकिल हल है या आर्जी हल है? कल को ये मसाइल फिर दोबारा खड़े होंगे कि नहीं? देखिए, गुजारिश है कि एक इंतहाई नामुसाइद और मुश्किल हालात में जब पाकिस्तान की अपनी माशी सूरत हाल दबाव का शिकार है, कश्मीरी कौम को इससे ज्यादा ताकतवर पैगाम दिया नहीं जा सकता कि हम अपना पेट भी काट लेंगे लेकिन अपने कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी अवाम को नाराज नहीं होने देंगे। अब अगर आजाद कश्मीर में बदयांती और करप्शन और बैड गवर्नेंस के सफर को, जो कि बिल्कुल रुक चुका है, अपनी मौत मर रहा है, अगर उसे दोबारा परवान चढ़ाने की कोई नौबत आ जाती है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, और फिर आजाद कश्मीर के वसाइल को लूटा जाता है, तो वो बर्बाद किया जाता है, या फिर माफिया की हुक्मरानी को वापस लाने की कोशिश की जाती है, तो फिर तो मैं आई वॉट नो कमेंट्स फर्दर टू से। लेकिन अगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रूल ऑफ लॉ रहता है और यहाँ पे पब्लिक के टैक्सेस को पब्लिक के ऊपर इस्तेमाल करते हुए अवाम का एतमाद बहाल किया जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब आजाद कश्मीर में जो तमीर और तरक्की का पहिया है वो दुरुस्त सिमत में चल पड़ा है। इसमें सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है, और अल्लाह के फजल करम से मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे कि अगले 6 माह में इट विल बी अ डिफरेंट आजाद कश्मीर।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन सर, जो मनाजिर दुनिया ने देखे और जो मनाजिर टेलीविजन स्क्रीनों पर चले, जो मनाजिर सोशल मीडिया पे हुए, वो तकलीफ दे थे। उन मनाजिर की वजह से, और वो सारी दुनिया में चले, सोशल मीडिया जाहिर है वो किसी एक मुल्क सरहदों की कैद में नहीं होता, उससे कश्मीर का मुकदमा कमजोर नहीं हुआ? देखिए, कश्मीर का मुकदमा तब कमजोर होता कि जब इन मुतालबात को जिस तरह हिंदुस्तान जबर की बुनियाद पर तबाह बर्बाद करके इंसानी जानों की हुर्मत को जूती की नोक पर रखता है, अगर इस तरह को कोई वाकया आजाद कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस करती, फिर मुकदमा कमजोर होता। यही तो फर्क मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह की अगर आप कोई तरीक वहां चलाते, तो जिस शहर से जम्मू से शुरू होती श्रीनगर तक लाशों के अंबार लगे होते। यहां पर क्या हुआ, मीरपुर से यह एहतजाज शुरू हुआ, वहां पे उतनी कामयाबी खातर खान नहीं हासिल कर सका। उसके बाद जब आगे चला तो पुलिस ने कंस्ट्रेंट किया। रियासत की रिट कभी कमजोर नहीं होती, लेकिन मुंतखब हुकूमतें क्या करती हैं कि अवामी जज्बात को एक हद तक वो बर्दाश्त करती हैं। यही एक सियासी कारकुन की तरबियत का असर है कि वो कन्फ्रंट नहीं करता अपने शहरियों के साथ। और जब इन मुतालबात में जेन्युइननेस का पहलू नुमाया हो, तो फिर देखा यह जाता है कि एक एमिकेबल सोल्यूशन तलाश किया जाए। वो तलाश कर लिया गया, और उसका सारे का सारा क्रेडिट जो है, क्योंकि उसमें माशी वसाइल में मुयसर थे, पास्को जो है वो गन्नम देता है, वो पंजाब देता है, और बिजली जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन में है। अगर तो कहीं आजाद कश्मीर हुकूमत की गफलत या कोताही नजर आती, तो फिर तो आप बरमला ये कह सकते हैं कि कोई बैड मैसेज गया। मैं ये समझता हूं कि इस सारी प्रैक्टिस से आजाद कश्मीर के एक आम शहरी का वफाक पाकिस्तान पर, रियासत पाकिस्तान पर एतमाद का रिश्ता 100 गुना मजबूत हुआ है। वन लास्ट क्वेश्चन, कुछ लोगों, कुछ तजियाकारों का ख्याल है कि जब ये क्राइसिस क्रिएट हुआ, उन हालात में लोग नालां थे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से। अगर उन हालात में आज़ाद कश्मीर हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाती, तो उससे लोगों के वो जख्मों पर एक तरह का मरहम रखा जाता। आपके ख्याल में ये सही थ्योरी है? ये मैंने पूछा, हम्म। अब ये लोग एक खास जगह पर पहुंचे ना, तो हम्म। मैंने किसी चैनल से पूछा कि यार मेरे जाने से मसला हल होता है। उन्होंने कहा जी लोग हमें कच्चा खा जाएंगे, आपके इस्तीफे का क्या मुतालबा तो किया ही किसी ने नहीं। हम्म। हमारा मुतालबा है सस्ती रोटी और सस्ती बिजली। हम्म। आपकी जगह को करप्ट आदमी आएगा तो वो तो 100 साल भी हमारे मुतालबे वो तो पेश भी नहीं कर पाएगा। और मैं एक और बात करूं आपको कि ये मफरूजा दिया किसने, मैं मेरे से सुन लें। आपने सवाल पूछा तो मैं खुल के बयान कर देता हूं। हम्म। ये मफरूजा आजाद कश्मीर के उन माफिया बेस्ड करप्ट बदयानत पॉलिटिशियंस ने दिया, जो ये समझ रहे थे कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि इस सियासी कारकुन को नीस तो नाबूद करके इक्तदार पे कब्जा कर लेंगे। तो उनके मुंह पे भी जो तमाचा पड़ा वो आपने देखा, सारी कौम ने देखा कि ये जिस आपने .com का हवाला दिया है, इस तरह के बेताशा स्पॉन्सर्ड साफी हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि आप इस निजाम का हिस्सा हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स हैं उनके पीछे किस लेवल का पैसा है। तो मैं तो वो सियासी कारकुन हूं जो कि किसी को पानी पे टैक्स के पैसे से पेश करने में कासिर है कि भाई अपने अपनी खा के आओ। ये लोगों की हमने तमाम तर उनकी जो है गुर्बत के बावजूद आप ये समझें कि आजकल महंगाई इतनी ज्यादा है कि जिस्म रूह का रिश्ता तब कायम करना मुश्किल है। तो ऐसी सूरत में पब्लिक के टैक्सेस के पैसों को पूरी दयानत, अमानत, सदाकत के साथ खर्च किया जाना चाहिए। और अभी तो जो पिछली नहुसत है अभी वो दूर हो रही है और ताजा हवा का झोंका दाखिल हो रहा है। एक साल में मैं हथेली पे सरसों कैसे जमा सकता हूं? अल्लाह के फजल से ये बजट मेरा एक साल पूरा हुआ। मैंने आपको कहा ना कि मुझ में ये अखलाकी जुर्रत है। अल्लाह ताला ने मैं चूंकि तरबियत याफ्ता सियासी कारकुन हूं, अगर मैं ये समझता या समझ आइंदा समझूंगा कि मैं डिलीवरेंस में नाकाम हो गया हूं, या मैं स्टेटस को नहीं चेंज कर सकता, या मैं आजाद कश्मीर के लोगों की भलाई की बात नहीं कर सकता, मेरे हाथ पांव बंध चुके हैं किसी भी वजह से, तो मुझे तो एक सेकंड अपनी प्राइवेट कार में मैंने बैठना है, 2 जोड़े कपड़े मेरे पास होते हैं, मैं चला जाऊंगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जो खुद साख्ता अशराफिया है, जिनके लहू में, जिनके चेहरों पे तहफ़्फ़ुज़ नजर आता है, उनको आजाद कश्मीर के लोगों के साथ मजीद खिलवाड़ करके लूट मार करने की इजाजत दी जाए। मैं आपसे ये अर्ज करता चलूं कि आजाद कश्मीर में कैबिनेट के पास उनका जो बजट है वो सरेंडर हो रहा है। हमने गाड़ियां फालतू इस्तेमाल रोक दिया,
200-250 से गाड़ियां ज्यादा ऑप्शन कर दी, DADS पर ब्लॉकेज लगा दिया। आजाद कश्मीर में सारी तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी, ये जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइडल, टूरिज्म और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये सारे पैसे लगाए जा रहे हैं। और ये पहली दफा हुआ है कि अच्छा, इसमें जो है एक मैं आखिरी बात आपसे कर देता हूं कि UNDP का जो इंडेक्स है वो देख लें, हाईएस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इस वक्त आजाद कश्मीर में है। ये मेरी रिपोर्ट तो नहीं है। तो आपको जब इस लेवल की सर्जिकल इंटरवेंशन करके माशरे में स्टेटस को तोड़ना पड़े तो फिर चीखें तो होती हैं। और फिर जो माफियाज हैं वो अपने जो बॉसेज हैं जिन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर पॉलिटिकल शक्लें इख्तियार की होती हैं, वो फिर उनके सहारे टर्मोइल तो पैदा करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में आप जब आखिरी जुमला आर्मी चीफ ने SIFC बनाई, माफियाज के ऊपर हाथ डाला, तो शोर का आलम क्या था? तो उनके जज्बे में कोई कमी आई? जब बंदे की नीयत साफ हो और उसने अवाम की भलाई का काम करना है तो फिर उसे इख्तियार रहना चाहिए कि जब तक कलम में इख्तियार दिया है, अल्लाह के नायब, अल्लाह पाक के नायब होने के नाते जो उसने हुक्मरानी का हक दिया है उसको पूरी तरह अपनी अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हमारे वी न्यूज़ के साथ मौजूद थे चौधरी अनवारुल हक साहब, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर। बहुत खुलकर उन्होंने मुख्तलिफ मौजूआत पर बात की। आपकी तशरीफ़ आवरी का वी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू का बहुत बहुत शुक्रिया।